और नागरिक संशोधन बिल को लेकर मनीष तिवारी इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पढ़ा था, मैं दोबारा से एक बार पढ़ना चाहता हूं। धारा 14 क्या कहती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका क्या माने है अध्यक्ष जी? इसका माने है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, उसको भारत के कानून के सामने बराबरी की नजर से देखा जाएगा। और ये जो कानून आज लाया गया है, विधेयक लाया गया है, ये उस बराबरी को समाप्त करता है। इसी तरह से अगर आप धारा 15 को देखें, धारा 15 में ये कहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका क्या मतलब हुआ अध्यक्ष जी? इसका यह मतलब हुआ कि आप किसी नागरिक के साथ धर्म, जात या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो क्या आप नागरिकता देने पर भी भेदभाव कर सकते हैं? यह एक बहुत बुनियादी सवाल है जिसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से जब उत्तर आएगा तो यह जवाब दिया जाएगा। इसी तरह से अध्यक्ष जी, जो धारा 21 है, जो ये कहती है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसका उल्लंघन करता है। क्योंकि धारा 21 में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो भी कानून बनाया जाए, इट शुड बी इक्विटेबल, इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। और ये चारों मापदंड के ऊपर ये जो विधेयक है, ये पूरी तरह से गिरता है। इसी तरह से 1973 में जब उच्चतम न्यायालय ने केशव नंद भारती का फैसला दिया, तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं पढ़ना चाहता हूं कि उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंग क्या हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी और वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो मूलभूत सिद्धांत है, जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का, जो ये कहता है कि हर कानून पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, आज जो ये विधेयक आया है, ये विधेयक उस बेसिक स्ट्रक्चर का, उस मूलभूत आधार का भी उल्लंघन करता है। और बहुत साफ तौर पर जब बोमई का फैसला आया 1995 में, उसमें भारत की उच्चतम न्यायालय ने कहा, और मैं सिर्फ एक अंश पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Notwithstanding the fact that the words socialist and secular were added in the preamble of the Constitution in 1976 by the 42nd Amendment, the concept of secularism was very much embedded in our constitutional philosophy. Secularism is a basic feature of our Constitution. तो इसलिए ये जो विधेयक लाया गया है, ये भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, भारत के संविधान का जो मूलभूत अधिकार है, जो उसका स्वरूप है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन करता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। उसमें सबसे बड़ी संधि है रिफाउलमेंट की, जिसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। उसमें यह साफ तौर पे कहा गया है, अगर कोई भी शरणार्थी, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर वो आपके यहां पर आके पनाह मांगे, तो आप उसको पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते। ये बात सही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों की संधि है, उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है टॉर्चर के खिलाफ, उसकी धारा 3 में यह साफ तौर पे लिखा गया है कि रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। और इसलिए जब भी कोई शरणार्थी भारत आता है, हमारी शरण मांगता है, तो हमको ये नहीं देखना कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका फिरका क्या है,
अगर वो मानवीय कारणों से आकर हमसे शरण मांगता है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया है कि हम उसको रैटिफाई नहीं किया। होम मिनिस्टर साहब साइन किया है, रैटिफाई नहीं किया, साइन किया है। तो हमने रेटिफाइड नहीं किया है। गृह मंत्री जी, इस देश ने रेटिफाइड नहीं किया है। सदन में रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। गृह मंत्री जी, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उसको रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है जिसके ऊपर आपने हस्ताक्षर किए हैं, रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। तो चाहे आपने उसको रेटिफाई किया है या नहीं किया है उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को रेटिफाई किया है, जिसमें रिफाउलमेंट साफ तौर पर लिखा गया है। तो रेटिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों रखी है? अगर रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो प्रक्रिया क्यों रखी गई है? गृह मंत्री जी, आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स रेटिफाई किया है कि नहीं किया है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किया है तो रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। मैं आपको दिखा दूंगा, अध्यक्ष जी, और ये बहुत ही एक विचित्र कानून है। ये बहुत ही, मीनाक्षी जी जब आपकी बारी आएगी बोल दीजिएगा, ये एक बहुत ही विचित्र कानून है। अध्यक्ष जी, बांग्लादेश के लिए एक कानून और नेपाल और भूटान के लिए दूसरा कानून, अफगानिस्तान के लिए एक कानून, मालदीव्स के लिए दूसरा कानून, ये श्रीलंका के लिए एक और कानून। मैं ये पूछना चाहता हूं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस में लिखा है कि जिन तीनों देशों का जिक्र किया गया है उनका जो राजधर्म है वो इस्लाम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मालदीव्स का राजधर्म क्या है? क्या चैप्टर 10 आर्टिकल 10 जो मालदीव्स का संविधान है उसमें ये नहीं लिखा गया कि उनका राजधर्म इस्लाम है? तो इसलिए इस बिल में पूरी तरह से विरोधाभास है।